नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी पूछते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया, तो हमने इतने सालों तक लोकतंत्र और संविधान को बचाकर रखा, तभी आज आप प्रधानमंत्री बन पाए हैं। इनके राज में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे जेल में डाल देते हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में महिला कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्षों और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। कई लोगों को माफ किए। सोनिया गांधी जी जो लोग राजीव गांधी जी का हत्यारे बनकर थे, उन लोगों को सोनिया गांधी ने माफ कर दिया और बोला ठीक है, इनको छुटकारा दे दो, छोड़ दो। अरे एक महिला इतना कंपैशनेट होके, इतने ये होके, उतना दर्द सहन करके उन्होंने ये काम किया, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? मारो, तोड़ो, अंदर डालो, फिर कभी नहीं उठना। सभी लीडरों को अंदर डाल के कोई भाषण देता है, अगर कुछ कहता है उनके खिलाफ उसको केस में डालो, दूसरा कोई आता है उसको जेल में डालो। ऐसा जेल की और एफआईआर करने की आदत उनके पास ज्यादा होगी। और बहुत से राइटर्स, बहुत से लोग आज जो सच्चाई कहते हैं, वो सच्चाई कहने वालों को वो लोग उनका सहन नहीं कर रहे, उनको जेल भेज रहे और बंद कर रहे हैं। बार बार जब मोदी बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, वो क्या है मुझे मालूम नहीं, बार बार वही करते। 70 साल में क्या गए, अब जरा भूल गए। अरे 70 साल में बार बार हमको बोलते हैं। उसमें तो मोरारजी देसाई भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी और नेता लोग भी प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बने, देवेगौड़ा 11 महीने बने और गुजराल बने। कितने लोग, ये सब छोड़ के वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। हम डेमोक्रेसी को बचा के रखा, आजादी को बचा के रखा, संविधान को बचा के रखा, इसीलिए तो आप लोग जिंदा है। मैं उनको कहा आप प्रधानमंत्री जो बने, हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की जो हमने काम की, उसके वजह से आप प्रधानमंत्री बने, शाह होम मिनिस्टर बने। नहीं तो कहा वहीं गुजरात में रहना पड़ता था। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती और हिफाजत नहीं करते, संविधान नहीं होता, संविधान की हिफाजत हम नहीं करते, तो ये लोग वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर व्यंग कसे। कन्हैया कुमार ने मणिपुर हिंसा की बात छेड़ते हुए उसकी निंदा भी की। और आप देखिए कि देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। छोड़नी पड़ी क्या? कस्तूरबा गांधी को साथ लेकर चलते थे ना। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद हैं यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। दूर से बात बहुत अच्छा लगता है, अपने पे जब अगर बात आ जाए तो उसका असर समझ में आने लगता है। आप मुझे बताइए, जो महिलाएं ये कह रही थी कि बृजभूषण जी ने कुछ नहीं किया, रह पाएंगी बृजभूषण के साथ? जीवन बिता पाएंगी उसके साथ? हमारे समाज में जो आज हो रहा है उसको हमको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है।
हमको इस गंभीरता को समझना पड़ेगा कि यह सब कुछ आ कहां से रहा है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यह बात कही और सचिन जी भी ने अपनी बात में इस बात को कहा कि हम मानते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं। अगर हम ये सोचते हैं, हमारे सोच में है कि धन की देवी लक्ष्मी है, विद्या की देवी सरस्वती हैं, तो धन की देवी जब लक्ष्मी थी तो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार क्यों नहीं दिया गया, यह प्रश्न पूछना चाहिए ना। जब विद्या की देवी सरस्वती हैं तो महिला और पुरुष को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। यह जब हम सोचेंगे तब हमको समझ में आएगा कि आजादी गिफ्ट में नहीं मिला है, नागरिकता का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है, राजनीति में शामिल होने का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है। जो लोग उस वक्त आंदोलन को चला रहे थे, ये उनकी सोच थी कि अगर हमारी महिलाओं के पास पहनने के लिए साड़ी नहीं है। जब कस्तूरबा के साथ गांधी गए चंपारण, तो कस्तूरबा से गांधी ने पूछा कि ये बताओ कि हमारे प्रोग्राम में महिलाएं क्यों नहीं आती हैं। तो कस्तूरबा ने बताया कि इतनी ज्यादा गरीबी है कि बाहर जाने के लिए एक ही साड़ी है, सारी महिलाएं एक बार बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो सारी महिलाओं को छोड़ करके कोई एक बाहर नहीं आना चाहता है। बोलिए, लेकिन प्रश्न यह है आज हमारे सामने कि एक आदिवासी को अगर इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है, तो मणिपुर में जब अत्याचार हो रहा था तो माननीय राष्ट्रपति ने अपने मुंह पे क्यों चुप्पी साध रखी है। यह राजनीतिक चुनौती है। इस राजनीतिक चुनौती को हमको समझना पड़ेगा और हम यह बात समझें कि विंग बनाने का यह मतलब नहीं होता है कि हम गुलदस्ता हैं, कि नेताजी आने वाले हैं तो 4 महिला को बुला करके वंदे मातरम गवा देते हैं। हम गुलदस्ता नहीं हैं कि भीड़ में जो है आप आगे में 4 लोगों को बिठा करके हमको सजा दीजिएगा। हम तेज पत्ता हैं कि बिरयानी में ऊपर से डाल दीजिएगा और जब खाने लगेगा तो निकाल दीजिएगा। यह प्रतिनिधित्व का सवाल है। प्रतिनिधित्व के सवाल को हमको सीरियसली लेना पड़ेगा और अगर हम सीरियसली लेते हैं तो प्रश्न आता है पॉलिटिकल कल्चर का। आपने देखा सारी जो एंकर हैं वो टीवी पे क्या कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मणिपुर पे आप बोल रहे हैं, राजस्थान पे नहीं बोल रहे हैं। अरे राजस्थान क्या, दुनिया के किसी कोने में अगर महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट के उसके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, यह हमारा हक है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 4,60,000 से अधिक विद्यार्थियों को 207 करोड़ की साइकिल राशि वितरण कर बड़ी सौगात से नवाजा है। भोपाल के भेल स्कूल ग्राउंड में हुए आयोजन में हजारों छात्र शामिल हुए। सीएम ने सभी छात्रों को पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अच्छे से पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान 207 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए जारी की गई। सीएम ने इस योजना के विद्यालय स्थापित करने का अपने संकल्प को आगे बढ़ाया है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वो गरीब बाप जो कभी गांव से शहरों में आता था और बड़ी बिल्डिंग देख करके बेटी साथ में होती थी, बेटी पूछती थी कि पापा ये क्या है, पिताजी कहते थे कि बेटी ये स्कूल है। बेटी फिर पूछती थी पापा सचमुच में ऐसा स्कूल है? पिताजी कहते थे हाँ ऐसा स्कूल है बेटी, बहुत अच्छा स्कूल है। लेकिन जब अगला प्रश्न बेटी करती थी तो पिताजी चुप हो जाते थे। अगला प्रश्न करती थी बेटी कि पापा क्या मैं इस स्कूल में पढ़ाई कर सकती हूँ? पिताजी चुपचाप हो जाते थे। फिर बेटी आग्रह करती थी, जिद करती थी। आखिरी में आकर के पिताजी अपनी बेटी को कहते थे कि बेटी हम गरीब है और गरीब इन स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं। और उस कष्ट को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा तो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फिर से परिभाषित करते हुए और देश के लोगों को अवसर दिया कि अब गरीब का बेटा बेटी भी अच्छे संस्थानों में पढ़ सकते।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा जिले के कुरवाई पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले रोड शो किया, जिसके बाद करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। सीएम ने मंच से लाडली बहना योजना, सीखो कमाओ योजना और पीएम और सीएम किसान योजना की भी जानकारी दी। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में जिले के अंदरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 2 महीने पहले एक बच्चे के इलाज में हुई लापरवाही और उसकी मौत के मामले में 2 डॉक्टर सहित वहां के नर्सिंग स्टाफ को दोषी माना गया है। संभागीय आयुक्त ने इस मामले में डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, वीएमओ डॉक्टर अरुण शर्मा, ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ को स्पष्टीकरण के लिए ग्वालियर तलब किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.बी. कुरेले ने बताया कि बच्चे के परिजनों ने उसकी मौत के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ और चिकित्सकों को जिम्मेदार बताया था। इसके बाद सेवड़ा एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई थी। जांच कमेटी के रिपोर्ट में दोनों चिकित्सकों सहित अस्पताल के स्टाफ को दोषी माना गया है। अब इनकी सजा का निर्धारण संभागीय आयुक्त द्वारा होगा। इलाज के लिए बच्चा एक आया था 2 महीने पूर्व करीब, तो उसमें एसडीएम महोदय अध्यक्ष थे सेवड़ा के, और मैं भी उसमें सदस्य था। सीडीपीओ और टीआई इंदरगढ़ सभी की सदस्यता में जो है एक जांच समिति गठित की गई थी कलेक्टर महोदय के द्वारा। सबने जांच करके उनको डॉक्टर जितेंद्र वर्मा को, बीएमओ डॉक्टर अरुण शर्मा को और ड्यूटी पर उपस्थित नर्सिंग स्टाफ सभी को दोषी पाया था। और इस बात की जानकारी कलेक्टर महोदय के माध्यम से आयुक्त महोदय को दे दी गई थी। आयुक्त महोदय ने अभी सभी को स्पष्टीकरण हेतु वहाँ पर बुलाया है। संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ मध्य प्रदेश सालों से लंबित मार्गों के निराकरण को लेकर हड़ताल पर बैठ गया है। पैक्स कर्मचारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम 15 अगस्त को आवेदन किया था, लेकिन सरकार की तरफ से सहकारिता की महापंचायत की घोषणा कर दी जाती है तो स्वागत नहीं है। मध्य प्रदेश के सभी पैक्स कर्मचारियों की तरफ से हर तरीके के ऋण वितरण, वसूली, फसल बीमा, खाद बीज वितरण और उचित मूल्य की दुकानें, खाद्य वितरण आदि के काम बंद किए जाएंगे। और 12 अगस्त को मध्य प्रदेश के सभी 55,000 पैक्स कर्मचारी पीडीएस द्वारा भोपाल में जंगी प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाबदेही सरकार और प्रशासन की होगी। बंद हड़ताल पे हैं। हम लोग अपनी मांगों को पूरा करना चाहते हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कैडर कर्मचारी घोषित किया जाए, हमें कैडर के अनुसार हमें वेतन दिया जाए, सारी जो सरकारी कर्मचारियों की सुविधाएं होती हैं वो हमें उपलब्ध कराई जाएँ। तो ये जो कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं कहाँ से आए हुए हैं? पूरे जिले से हैं और भी कर्मचारी जो यहाँ ऑफिस में गए हैं, थोड़ा सा काम है, डीआर साहब के पास गए हैं, कुछ कलेक्टर साहब से मिलने गए हैं। कितने कर्मचारी होंगे करीब? हम हैं शिवपुरी जिले के या पूरी एमपी के जिले के हमें लगभग आप ये समझ लो कि 800-900 कर्मचारी हैं। तो सभी हड़ताल पर हैं? सब हड़ताल पे हैं, कलमबंद हड़ताल है। कल से हमारी हड़ताल शुरू हुई है। कितने दिन तक रहेगी? अनिश्चितकालीन है ये, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक हमारी हड़ताल यथावत रहेगी। और अगर मामा जी हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो मामा जी की भी विदाई निश्चित। मध्य प्रदेश के दतिया में शासकीय पीजी कॉलेज में गुरुवार को मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के निर्देशन में जैव विविधता पंजी निर्माण हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य दतिया जिले के अलग अलग वनस्पतियों और जीव जंतुओं की जानकारी संग्रहित कर उन्हें पंजीबद्ध करना है। को बहुत महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें लोग जैव विविधता पंजी निर्माण हेतु एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विशेष रूप से संयुक्त कलेक्टर सम्माननीय सिंदोरकर जी, मत्स्य संचालक
एवं इसके साथ साथ कृषि संचालक तथा जनपद पंचायत से हमारे पधारे एसएससी एवं वन विभाग से पधारी एसडीओ कुमारी साक्य उपस्थित रही। इसमें विशेष रूप से मुख्य उद्देश्य रहा जिसमें दतिया जिले की जैव विविधता पंजी का निर्माण करना। ये प्रोजेक्ट हमें हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार, डॉक्टर ब्रजेश, डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर एस.के. पांडे जी को प्राप्त हुआ है। यह कार्य 1 वर्ष में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे के बाद गुरुवार को पटना वापस आ चुके हैं। वहीं पटना आने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि वो निजी कामों को लेकर दिल्ली गए थे और उनका काम खत्म हो गया तो वो वापस आ गए। दरअसल बीजेपी का कहना है कि सीएम दिल्ली इंडिया गठबंधन के लोगों से मिलने गए थे, लेकिन उन्हें किसी ने टाइम नहीं दिया, जिससे वो वापस आ गए। वहीं गठबंधन के नेताओं से मुलाकात ना होने को लेकर सीएम ने कहा कि किसी से मुलाकात का कोई प्लान ही नहीं था, वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। हमारी बातचीत तो होती ही रहती है, इसी महीने मीटिंग होने वाली है, कई विरोधी दल का गठबंधन हुआ, तब ये लोग परेशान हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। दिल्ली में किसी से बातचीत का कोई प्लान नहीं था, मेरी खुद की समस्या थी और आंख दिखाना था। किसको बयान देना हमको ध्यान भी देते हैं, कौन क्या बोलता है उसे क्या लेना देना है, लेकिन आप कृपा करके जनता से पूछ न लीजिए, तब आपको पता चलेगा। हम तो कहे हैं ना एक दिन कि आप लोग सब चलिए वहाँ देखने के लिए, वहाँ वाला तो एक अंतिम सवाल है सर। संजय जायसवाल ने कहा है कि आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही है, पाकिस्तान जैसी हालत हो गई है बिहार की। आपराधिक घटना घट रही है, कौन कह रहा है? बिहार आप देखिए तो बिहार में हिंदू क्या बात है, यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए, सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। कोई बिना मतलब का वो अपना ये सब बोलते रहता है ताकि मीडिया पर तो कब्जा कर लिया है, तो एक तरफा आना है तो वही सब चीज आता रहेगा। हम लोग जो बताएंगे तो आपको चलने देगा, वो चले में नहीं करेगा। 24 वाली लड़ाई को कैसे देखते हैं सर? 24 वाली लड़ाई, लेकिन हमारा वहाँ किसी से बातचीत करने का नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि जिन योजनाओं को बीजेपी चुनावी रवड़ियां बांटने की बात कहकर हमारी सरकार पर निशाना लगा रही है, हम तो खुद ही चाहते हैं कि बीजेपी हमारी योजनाओं पर अटैक करती जाए, जितनी अटैक करेगी हमें उतना लाभ मिलेगा। ये हमारा एजेंडा और नैरेटिव है। जिस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर एक अनुपम प्रयोग है, एक प्रकार से पूरे मुल्क में कहीं पे भी, मेरी दुनिया के मुल्कों में नहीं होता होगा, एक साथ में तमाम उस प्रदेश के गांव के लोग एक साथ खेले और कोई एज बार नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं है। 80 साल के लोग भी खेल रहे हैं, 60 साल की महिलाएं खेल रही है और दादा पोते साथ खेल रहे हैं। तो आप सोचिएगा कि पिछली बार जो है 30 लाख पंजीकरण हुए थे, 10 लाख महिलाएं थी, इस बार लगभग 60 लाख का पंजीकरण हुआ है। 58,500 को तो पहले हो चुका था, तो लगभग 60 लाख में 25 लाख महिलाएं हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप देख रहे जो उत्साह भी, जो रस्सा कसी का खेल था उसके अंदर, क्या महिलाएं रस्सा खींच रही थी, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। क्या कबड्डी खेल रही बच्चियां, हमारी बहन बेटी हैं। आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो ये जो इसलिए किया गया जिससे कि ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में हम कहीं नहीं टिकते हैं। वहीं पंजाब में आई बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान सामने आया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि ये बारिश नहीं हुई है, पानी हिमाचल से आ रहा है। हमारे अधिकारी हिमाचल प्रदेश सरकार BBMB से संपर्क में है, निचले इलाकों में पानी घुस गया है, कोई खतरा नहीं है। जिन लोगों को नुकसान हुआ है हम उन्हें मुआवजा देंगे। मुकेरियां इलाके दे टांडा हल्के दे, दसूआ हल्के दे इलाके जिथे के नीवे हल्के ने, पानी एक बार फिर क्योंकि उपरों हिमाचल तो पानी आउंदा साडे कोले। हालांकि साडे इत्थे कोई बरसात नहीं हुई, पर उपर पहाड़ां जदों बरसात हुंदी है तो साडे डैम जिहड़े ने उन्हां दी इनटेक बच जाती है। तो इस वक्त जे मैं दसां तो मैं हर वक्त संपर्क दे विच हिमाचल गौरमेंट नाल, BBMB नाल, साडे अफसर हर वक्त उन्हां दे संपर्क च ने। कोई जिहड़ी है खतरे वाली गल नहीं, कोई सनसनी फैलाउण वाली गल नहीं, कोई घबराहट वाली गल नहीं। जिहड़े नीवें इलाके ने
ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਬੜਾ ਆਇਆ। 1,17,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ 1 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 80,000 ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ वहीं मोबाइल टावरों से बैटरी चुराकर बेचने वाले एक अंतर जनपदीय गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 76 चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गैंग के कब्जे से 25 बैटरी चोरी में इस्तेमाल होने वाली पिकअप और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 14 अगस्त को राजगढ़ थाना क्षेत्र के नदिहार ग्राम स्थित इंडस कंपनी के मोबाइल टावर से बैटरी चोरी किए जाने की तहरीर दी गई। इस पर कार्रवाई करते हुए सर्विस लांस और राजगढ़ थाना की पुलिस ने रात में रंगे हाथ 7 चोरों को बैटरी चोरी करते हुए गिरफ्तार किया है। ये गैंग मोबाइल टावरों से चोरी कर बैटरी को आसपास के जिलों में बेच देता था। मोबाइल टावर में से बैटरी चोरी की सूचना मिली थी रात में, जिसमें तत्काल उस सूचना पर हमारी थाना राजगढ़ की टीम और उसके अलावा जनपद की जो एसओजी टीम है उसको एक्टिवेट कर दिया गया और बहुत ही तत्परता से जॉइंट एक्शन के तहत इस पूरे गिरोह को हम लोगों ने पकड़ लिया है। इसमें टोटल 7 लोग हैं जो कि चंदौली और बनारस के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं और जितनी भी बैटरियां चोरी हुई थी, पूरी बैटरियां 25 की संख्या में थी, वो हम लोगों ने बरामद कर ली हैं। और जब इस चीज़ को डेवलप किया गया है तो पता चला है कि एक पूरा गिरोह है जो कि यहाँ जनपद मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र, इन सबों में लगातार इस तरह की चोरी घटनाओं को अंजाम देता है। तो बाकी जिलों से भी समन्वय करके इस चीज़ों को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं और आगे भी इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और भी लोग हैं क्या इस गिरोह के सामने? अभी तक जो पता चला है कि एक व्यक्ति इसमें और है जो कि अभी फरार है। मोबाइल वहीं वाराणसी में G20 शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत की भूमिका के बारे में बात की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि G20 के मेजबान के रूप में भारत के सदस्य देशों के बीच चर्चा को आकार देने और सहयोग को बढ़ावा देने में एक आवश्यक भूमिका है। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ आता है क्योंकि इस शिखर सम्मेलन में लिया गया निर्णय दुनिया भर के अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is the elected representative, second time in a row from here. With a full majority, he is leading the country, and we have seen India in last 9 years going from 10th largest economy in the world, but when he took over, it was among the fragile 5 economies in the world to the first 5 economies of the world. So recently during his Independence Day speech from the Red Fort addressing the nation on 15th August, he talked about Amrit Kaal, golden age, and the next 1,000 years of India's growth. The decision what we are going to take today, how it is going to impact the next 1,000 years in India. Not only in India, once it's going to, any decision which is going to impact India will impact the world as well. And today, we all have gathered here in Varanasi. As I said, Varanasi is one of the oldest living cities, or I could say the continuously inhabited cities in the entire world. Our Honorable Prime Minister. मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।